केरल में हर साल से पहले आने वाला मॉनसून इस बार महाराष्ट्र में दाखिल हो गया। भारतीय मौसम विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ भारी बारिश से आने वाली तबाही भी देखने को मिली है। सामान्य तौर पर मॉनसून का सीजन महाराष्ट्र में 7 जून से शुरू होता है, लेकिन इस साल ये 12 दिन पहले ही एंट्री कर चुका है। ये राज्य के किसानों के लिए बेहद खुशी की बात है। हालांकि मूसलाधार बारिश में कई जिलों में आमजन और खेतों को नुकसान और परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। बारामती और दौंड में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। मूसलाधार बारिश की वजह से बारामती में नीरा डाबर नहर टूट गई। इसका पानी तेजी से पालकी हाईवे पर फैल गया, जिससे काटेवाड़ी भवानी नगर मार्ग बंद करना पड़ा। बारामती के 150 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार बारामती का दौरा करेंगे। उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बारामती और इंदापुर क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया और सभी तंत्रों को अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश का असर मुंबई समेत ठाणे, पुणे और बारामती पर हो रहा है। पुणे बारामती के कई इलाकों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सुरक्षा यंत्रणा को अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दे दिया है। वहीं बारामती, इंदापुर और सोलापुर के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में सोमवार को यानी कि आज रोड शो कर रहे हैं। पीएम ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे हैं। उनकी रोड शो में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल गुजरात में ही रहेंगे। वो राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रोड शो में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पीएम पर फूल भी बरसाए। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में 82,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे के दौरान दाहोद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि नई सेवाओं में साबरमती बेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस और वालसाड दाहोद एक्सप्रेस शामिल है। पीएम मोदी सबसे पहले दाहोद पहुंचे, जहां वो लोको मैन्युफैक्चरिंग जी शॉप रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी खरोड़ और दाहोद में लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 24,000 करोड़ रुपए की रेलवे और अन्य सरकारी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और दाहोद में रेलवे उत्पादन इकाई का उद्घाटन करेंगे, जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किया गया है। पहली ट्रेन की अगर हम बात करें तो साबरमती बेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस साबरमती स्टेशन को प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पास बेरावल को जोड़ेगी। गुरुवार को छोड़कर ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसमें 8 डिब्बे होंगे और इसे गुजरात के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक सोमनाथ की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को काफी लाभ मिलने की भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार करने गई नोएडा पुलिस की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया। हमले के दौरान भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और गोली भी चली, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल के सिर में जाकर लगी और वो घायल हो गए, जिसके बाद कांस्टेबल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्थरबाजी की वजह से 2-3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में नाहलगांव में नोएडा फेज 2 थाना पुलिस एक वांटेड आरोपी कादिर को पकड़ने के लिए गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे घर से ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तभी कादिर के साथ और उसके परिवार के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस बीच भीड़ में से फायरिंग भी की गई, जो सिपाही सौरभ देशवाल के सिर में जाकर लगी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में घायल सिपाही देशवाल को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस पथराव में 2 से 3 पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। मृतक सिपाही सौरभ, आपको बता दें, यूपी के शामली जिले के रहने वाले थे। घटना की खबर मिलते ही नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह भी गाजियाबाद पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस की टीम ने भागने की कोशिश कर रहे आरोपी कादिर को भी घेर कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में आगे की विविध कार्यवाही में जुटी है। पुलिस की टीम पर पथराव और गोली चलाने वाले आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के
उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। राजस्थान की कोचिंग फैक्ट्री कहे जाने वाला कोटा अब सुसाइड फैक्ट्री बन गया है। यहाँ चिंताजनक बात यह है कि सरकार और प्रशासन की कोशिशों के बावजूद यहाँ छात्रों के अपनी जान देने के मामले रुक नहीं रहे। अब पढ़ाई से परेशान होकर जान देने वाले छात्रों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया। कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। छात्रा जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी और महीने भर पहले ही पढ़ाई के लिए कोटा आई थी। 25 मई की शाम को एक रिश्तेदार से बात करते हुए उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। हालांकि जान देने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। कश्मीर की छात्रा ने जिस कमरे में ये किया उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी हुई थी, जबकि कोटा प्रशासन ने हर हॉस्टल और कोचिंग सेंटर के लिए यह अनिवार्य किया हुआ था। हाई कोर्ट के लगातार निर्देशों के बावजूद राजस्थान सरकार अब तक स्टूडेंट्स के अपनी जान देने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकी है। हाई कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी भी जताई है। मामला हाई कोर्ट में अब भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट भी कोटा की घटनाओं को लेकर 3 दिन पहले फिर से चिंता जता चुका है। कोटा में स्टूडेंट्स ने अपनी जान देने के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। यहाँ पिछले साल आपको बता दें करीब 100 छात्र छात्राओं ने अपनी जान दी है। इनमें वही स्टूडेंट शामिल हैं जिनके मामले पुलिस में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वास्तविक संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। मरने वाले छात्रों में से 2/3 स्टूडेंट्स एक ही कोचिंग संस्थान की तैयारी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अपनी सियासी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इन तैयारियों में पंचायत चुनाव में नेताओं की भूमिका एक अहम रोल अदा करने जा रही है। यूपी कांग्रेस ने अपने नेताओं को साफ कर दिया है कि अगर विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए मेहनत करें। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2026 में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से इन चुनाव में जी जान से मेहनत करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि इस चुनाव में जिसकी जितनी सफलता उसकी दावेदारी उतनी ही प्रबल मानी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का नया संगठन हाल फिलहाल में ही बना है और अब नए संगठन की नई जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। वहीं इस नए संगठन का एक लिटमस टेस्ट पंचायत चुनाव भी होने जा रहा है, जिसमें सभी को अपने अपने पंचायत क्षेत्र में लोगों से बेहतर संवाद और समन्वय के साथ पंचायत चुनाव जीतने के लिए लगे रहने को कहना है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रदेश इकाई ने इस बात को लेकर के हरी झंडी दिखाई है कि जो जितना बेहतर पंचायत चुनाव में करेगा उसकी दावेदारी 2027 के विधानसभा चुनाव में उतनी ही प्रबल होगी। कांग्रेस दफ्तर में पिछले दिनों हुई बैठक में कांग्रेस ने बूथ स्तर पर संगठन बनाने के लिए 100 दिनों का कार्यक्रम तय किया था। इसी बैठक में नेताओं को ये बात साफ किया गया है कि जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है वो पहले पंचायत चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करें और पार्टी जिसे भी पंचायत चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाती है उसे पूरी ताकत से जिताने का प्रयास करें। पार्टी नेतृत्व में साफ किया गया है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जिताएगा उसकी उस विधानसभा में टिकट की दावेदारी उतनी ही पुख्ता मानी जाएगी।